नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें अब उत्तराखंड से। नैनीताल से बड़ी खबर। नैनीताल में कांग्रेस के 5 सदस्यों के अपहरण के मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आया। ये 5 जिला पंचायत सदस्य खुद ही सामने आ गए और इन्होंने कहा कि उनका अपहरण नहीं हुआ था। 5 सदस्यों ने अपना एक वीडियो जारी किया। आपको बता दें, गुरुवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उसके 5 जिला पंचायत सदस्यों को अगवा कर लिया गया है और इसे लेकर एक वीडियो भी जारी किया गया था। अब ये 5 सदस्य खुद ही सामने आ गए और उनका कहना है कि उनको अगवा नहीं किया गया था। जी बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य, हम सभी जिला पंचायत सदस्य हम अपनी मर्जी से, अपनी स्वयं की इच्छा से हम लोग घूमने निकले हुए हैं और हमने देखा सोशल मीडिया और अन्य जगह हमने देखा तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अपहरण की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जो निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और साथ ही हम सभी क्षेत्रवासियों से और अपने स्वजन परिजनों से निवेदन करते हैं कि हम लोग सभी लोग अपने स्वेच्छा से घूमने आए हैं और हम सब सुरक्षित हैं और हम जल्दी ही आप सबके बीच में आकर के सरकार के सहयोग से और अब हम सभी लग पड़ के क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर होंगे और जल्दी ही हम सब आपके बीच उपस्थित रहेंगे। इधर नैनीताल जिला पंचायत सीट पर नया मोड़ तब आ गया जब 5 गायब सदस्यों का एक वीडियो सामने आया। चुनाव रिजल्ट घोषित नहीं हो सका, लेकिन कहानी में ये मोड़ आ चुका है। हालांकि कांग्रेस फिर हाईकोर्ट की शरण में है और इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग कर रही है। वहीं हाईकोर्ट के निर्देश के बाद थाना तल्लीताल में कई बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज हुआ है। किडनैपिंग के मामले में जब 5 सदस्य सामने आ गए और खुद कहीं जाने की बात कह रहे हैं, अब आगे क्या होगा ये फैसला अदालत को लेना है। तो नैनीताल पंचायत चुनाव को लेकर ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहा है। पहले फायरिंग होती है, गोलीबारी होती है, विवाद होता है, फिर कांग्रेस के 5 सदस्य लापता हो जाते हैं। कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कि उनके सदस्यों को अगवा किया गया, उनका अपहरण हुआ है। उसके बाद वोटिंग होती है, वोटिंग रात के वक्त में होती है। बंद लिफाफे में रिजल्ट को रखा जाता है जिसे अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत के आदेश पर बीजेपी के कुछ नेताओं पर कांग्रेस नेताओं के अपहरण का केस भी दर्ज हुआ। अब कांग्रेस के नेता खुद ही मीडिया के सामने आ गए। उनका कहना है कि उनका अपहरण नहीं हुआ है। अब आगे क्या होगा इस मसले पर, इस मामले में इंतजार है अदालत के फैसले का। बहुत ही रोचक, दिलचस्प, बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट से भरा हुआ नैनीताल पंचायत चुनाव, जहां पर अध्यक्ष का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले सब कुछ देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की ओर से बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए। बीजेपी का दावा है कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो ऐसे में हम किसी और के नेताओं को, सदस्यों को अगवा क्यों करेंगे। वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं पर केस दर्ज भी हुआ है जिन पर आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए थे, लेकिन जिन सदस्यों को लेकर चिंता थी कांग्रेस पार्टी को कि जिनका अपहरण हुआ है, ये 5 सदस्य जो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये खुद ही मीडिया के सामने आ गए। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, इतने सारे टर्न एंड ट्विस्ट, वो भी नैनीताल में। अब आगे क्या होगा? जिन पर केस दर्ज हुआ अपहरण करने का, उन्हें लेकर क्या फैसला लिया जा सकता है? और ये जो 5 सदस्य हैं, ये अब सामने आए हैं, तो इनकी भूमिका अब आगे कैसे होगी? वाकई में इनका अगर देखा जाए तो जिस तरह से इन 5 लोगों ने अपना एक वीडियो जारी किया और उसमें ये स्पष्ट तौर पर कहा कि उनका अपहरण नहीं हुआ है, लेकिन कई सवाल ये इसलिए छोड़ गया क्योंकि जिस तरह से जो जिला पंचायत कार्यालय के बाहर से जिन लोगों को उठाया गया, आखिरकार वो लोग कौन थे, वो कहाँ जा रहे थे और जिला पंचायत में वोटिंग करने के लिए वो लोग कौन थे जो जा रहे थे। और अगर ये कह रहे हैं कि हम उन 5 में नहीं थे, लेकिन जिस तरह से आप पूरा
कहानी में नया मोड़ आया है। हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। कांग्रेस ने एक याचिका को हाईकोर्ट में मूव किया है और कहा है कि इस सारे मामले पर तत्काल सुनवाई की जाए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब पिछले दिनों जिस दिन जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था, उसी दिन जब हाईकोर्ट ने 4 बजे इस पूरे मसले पर सुनवाई की, इनके परिजन खुद हाईकोर्ट में आए और जज के आगे एक बात कही कि इनके जो भाई या तमाम रिश्तेदार हैं वो गायब हैं। लेकिन उस दौरान भी ये बताया गया कि उनके सामने ये पूरा अपहरण किया गया है। लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने तमाम दिशा निर्देश, चाहे वो डीएम हो चाहे वो एसएसपी हो, उनको दिए। तल्लीताल थाने में तमाम जो बीजेपी के लीडर हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं अज्ञात, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट में पूरे मामले में सुनवाई होनी है। दूसरे गौर करने वाली बात यह है कि उस दिन जब चुनाव इलेक्शन हुआ तो 12 सदस्य बीजेपी के वोट पड़ गए थे, 11 सदस्य माफ कीजिएगा 10 सदस्य कांग्रेस के वोट डाल चुके थे। उन वोटों की गिनती को रात में कर दिया गया और जो रिजल्ट था उसको एक सीलबंद लिफाफे में रख दिया गया है। हालांकि प्रशासन इस बात का दावा कर रहा है कि जो सीलबंद लिफाफा है उसको उत्तराखंड हाईकोर्ट में रखा जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग को उसको भेज दिया गया है। तो अब फैसला कहीं ना कहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट से आएगा, क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रशासन की ओर से जिस दिन इलेक्शन था उस दिन ये बताए वीरेंद्र, ये जो 5 सदस्य अब आए हैं, क्या इन्होंने वोट किया था या इनकी वोटिंग रह गई थी, उससे पहले ही अगवा कर लिए गए थे, जो बात सामने आई थी पहले? तो अगर इन्होंने वोट नहीं किया तो अब क्या होगा? क्या ये वोट कर पाएंगे? देखिए, ये सारा फैसला कोर्ट के आगे है, क्योंकि वोट से पहले इनको उठा लिया गया था तो ये वोट नहीं कर पाए हैं। कुल 27 सदस्यों की जो सीट है वो नैनीताल जिला पंचायत है और उसमें से 5 ये लोग हैं जिन्होंने अभी तक वोट नहीं किया गया है। इन्हीं की वोटिंग को लेकर कांग्रेस ने हाईकोर्ट में मूव किया था कि इन सारे लोगों का भी वोटिंग करा दिया जाए। लेकिन अभी प्रशासन है, राज्य निर्वाचन आयोग है, तमाम जो अधिकारी हैं वो हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय पर अपना निर्णय लेंगे और कोर्ट से ही इस पूरे चीजों का न्याय या जो वोटिंग का अधिकार है या वोट करेंगे या नहीं करेंगे, ये तमाम चीजें होंगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे और अब इन्होंने कह दिया है कि हमारा अपहरण नहीं हुआ था, तो उन केसों का क्या होगा? जो एफिडेविट इनके द्वारा हाईकोर्ट में दिए गए थे प्रशासन की ओर से, उसमें जो साइनों का मामला था या आईपी एड्रेस का मामला था, उनमें कहीं खामियां कोर्ट ने पाई थी, उस केस का क्या होगा? तो कई अभी सवाल जो है वो तैर रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि तो आपने कहा है हाईकोर्ट पर टिक गई है कि हाईकोर्ट की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, लेकिन मामला बहुत ही दिलचस्प हो गया है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए वीरेंद्र। तो सबसे पहले वोटिंग होती है, वोटिंग से पहले कांग्रेस के 5 सदस्य गायब हो जाते हैं। वोटिंग में ये सदस्य हिस्सा नहीं ले पाते, बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज होता है, लेकिन अब कांग्रेस के ये सदस्य सामने आ गए ये कहते हुए कि ये खुद ही कहीं गए थे, इनको अगवा नहीं किया गया था। अब आगे क्या होगा, अदालत की ओर से फैसला लिया जाएगा। इधर देहरादून जिला पंचायत चुनाव में मिली जीत को कांग्रेस ने बीजेपी के मुंह पर तमाचा बताया। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के मुताबिक जीत का संदेश यूपी तक गया है, तो बीजेपी देहरादून में मिली हार पर समीक्षा की बात कर रही है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्ष पद कांग्रेस ने बीजेपी से छीना तो जीत से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। उपाध्यक्ष चुने गए अभिषेक सिंह का कांग्रेस ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने स्वागत किया तो कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह को भी बधाई दी। प्रीतम सिंह के मुताबिक देहरादून को सामान्य सीट के बजाय महिला सीट करके बीजेपी ने चुनौती दी, जिसका जवाब राजधानी देहरादून से मिला है और बीजेपी के खिलाफ जीत का संदेश सिर्फ उत्तराखंड में नहीं उत्तर प्रदेश तक गया है। सकता हूं और कह भी सकता हूं कि ये एक तमाचा है सत्ता के ऊपर कि अगर चुनाव होता जो नॉर्मल प्रक्रिया होती उसके तहत तो जीत हो गई होती, लेकिन इस जीत को आपने स्वतः ही जो है इतना बड़ा बनाने का काम किया है। और आज मुझे उत्तर प्रदेश के लोगों के भी फ़ोन आ रहे थे कि ये सिर्फ जीत जो है देहरादून या उत्तराखंड तक सीमित नहीं, बाहर भी जो इसका प्रभाव पड़ा है। देहरादून में मिली हार ने जहां कांग्रेस में जोश भरा है,
वहीं जिले 9 विधायक और पूरा मैनेजमेंट होते हुए पार्टी हार कैसे गई, बीजेपी इस बात से परेशान है। वहीं कांग्रेस की जीत का संदेश दूर तक जाने की बात से बीजेपी जहां इनकार कर रही है, वहीं हार की समीक्षा की बात कर रही है। अरे भैया, 3 वोट से जीत को जीत नहीं कहा जा सकता है। वो ठीक है कि हम कहीं चूक हमसे हुई है, उसको देखेंगे। और क्योंकि हमने पहली बार लगातार पछवादून से ही प्रत्याशी होता था, इस बार भी हमने पछवादून से प्रत्याशी बनाया। हम उसकी समीक्षा करेंगे। पछवादून के मतदाताओं ने पछवादून की कैंडिडेट को जो सहयोग मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पाया। हमारी समीक्षा का तंत्र रहेगा और भविष्य। उत्तर प्रदेश के मुकाबले उत्तराखंड में कांग्रेस अच्छी पोजीशन में है और एकमात्र राष्ट्रीय विपक्षी दल है। ऐसे में लगातार मिल रही हार से परेशान कांग्रेस देहरादून की जीत को बड़ा बूस्टर मान रही है और हार स्वीकार कर रही बीजेपी राजधानी हाथ से निकलने में चिंता में है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में मुर्गियों में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू की सूचना से हड़कंप है। बागेश्वर के एक मुर्गी फार्म में दर्जनों मुर्गियों के अचानक मरने के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। जिला प्रशासन ने दूसरे जिलों से आने वाली मुर्गियों और अंडों की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। बागेश्वर डीएम ने सोली गांव के जिस फार्म हाउस में मुर्गियों के मरने की खबर, उसके 1 किलोमीटर के दायरे में एहतियातन सभी मुर्गियों की किलिंग यानी कि सभी को मारने का आदेश दिया ताकि बीमारी न फैले। वहीं देहरादून डीएम सविन बंसल ने बाहरी राज्यों से आने वाले पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई है। लोकल फार्म्स के अलावा देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में यूपी से मुर्गियों की सप्लाई होती है। इसी हफ्ते यूपी में ही बर्ड फ्लू का मामला नोटिस में आया था। देहरादून जिले की बात करें तो हरियाणा से यमुनानगर से भी बड़ी संख्या में पोल्ट्री प्रोडक्ट्स यहां पर आते हैं। देहरादून के मॉल ऑफ देहरादून की छत, कुछ लोग बाइक से स्टंट करते नजर आए छत के ऊपर। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम मॉल के मालिकों का चालान काटा है। स्टंटबाजों की तलाश शुरू कर दी गई है। देहरादून में मां और बेटी के साथ मारपीट का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे लेकर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब पुलिस ने भी उल्टा मां बेटी पर मारपीट और अभद्रता के आरोप लगाए हैं। राजधानी के रेसकोर्स में रहने वाली गवर्नमेंट टीचर संतोष राय और उनकी बेटी के शरीर में पड़े चोटों के निशान भर जाएंगे, लेकिन मां बेटी को उन जख्मों से उभरने में शायद समय लग जाए जो उनके आत्मसम्मान को चोटिल कर गए हैं। मामला बुधवार का है जब उनके घर से लगे दूसरे घर में बिजली का काम चल रहा था, जिसको लेकर पड़ोसी से उनका विवाद हुआ और फिर पुलिस उनके घर पहुंची और मां बेटी को जमकर पीटा। वहीं मां बेटी का आरोप है कि उन्होंने इसकी शिकायत सीएम पोर्टल पर कर दी, जिसकी वजह से पुलिस उनको नेहरू कॉलोनी थाने उठाकर लाई और फिर बुरी तरह से मारपीट की। दोनों पुलिस वालों ने, तीनों ने कहा क्यों नहीं लगा सकते, और हमारे पे सीधे बोला क्योंकि वो जेंट्स थे उस टाइम मारने को आए, तो जैसे मैंने कहा आप मत मारो हमें, आप जाओ, और तो उन्होंने कहा तुम थाने में आओ हमारे पीछे पीछे, और ये भी आता है मंजीत सिंह और इसकी बहू। मैंने कहा नहीं मैं थाने में नहीं आऊँगी, मैंने बस इतना ही कहा मैं सीएम पोर्टल में डाल देती हूँ, बस मैंने इतना कहा। ये चिढ़ गए, उसी के खुंदस में इन्होंने ये सारा करा प्लानिंग। बात करी, पहले बहुत प्यार से बात करी, मैम आप चिल्लाओ मत, ये मत करो वो मत करो। फिर इन लोगों ने मुझे हाथ से पकड़ के मुझे यूं नीचे करके मुझे थप्पड़ मारा, कुसुमलता पुरोहित ने। उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे बचाव के लिए उसे धक्का मारा, जिसके कारण फिर दूसरी कांस्टेबल शांति ने मुझे लात घूसों से। वहीं पुलिस का कहना है कि साक्षी नाम की महिला ने शिकायत की थी। उनके घर में बिजली का काम चल रहा था, जिसमें पीड़ित के द्वारा बाधा डाली गई। इस शिकायत पर पुलिस उनके घर गई थी। पुलिस का आरोप है कि मां बेटी ने पुलिस से अभद्रता की और सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की। पुलिस का यहाँ तक कहना है कि महिला पुलिस कर्मियों से मां बेटी ने मारपीट की। वहीं महिला आयोग ने भी अब मामला संज्ञान में लिया है।
शिकायत पर चीता मोबाइल मौके पर गई और श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी से संबंधित जानकारी की गई, लेकिन उनके द्वारा पुलिस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और पुलिस के साथ अवरोध व्यवहार किया जाने लगा। इस संबंध में थाना नेहरू कॉलोनी से लेडी सब इंस्पेक्टर कुसुम पुरोहित और उनके साथ एक लेडी कांस्टेबल मौके पर गई और उनके द्वारा भी श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी से बातचीत की गई, उनको समझाया गया, लेकिन श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी के द्वारा लगातार पुलिस से अवरोध व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। तो मेरी बात हो रही है लगातार, कल से मेरी नेहरू कॉलोनी थाना के एसएचओ से बात हुई है, अभी एसपी सिटी से भी बात हुई है। मैंने कहा अगर पुलिस के द्वारा वास्तव में कुछ गलत किया है तो ये आयोग भी अपनी तरह से जांच करेगा, महिला के चाहे कोई भी हो, इसमें अगर दोषी जो भी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में मां बेटी ने पुलिस पर पिटाई के आरोप लगाए हैं, तो पुलिस ने भी मां बेटी पर ही उल्टा अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया है। अब ये तो फिलहाल जांच का विषय है कि पहले किसने किसकी मारपीट की, लेकिन इतना जरूर है कि दो पड़ोसियों की आपसी लड़ाई में मामला इस हद तक बढ़ गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। इधर महिला के साथ पुलिस पर मारपीट के आरोपों को कांग्रेस ने गंभीर मामला बताया और कहा कि जिस पुलिस को रक्षा करनी चाहिए वो मारपीट कर रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने मामले का संज्ञान लिया और पूरे घटनाक्रम की जांच करवाई जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि अगर जो महिला पीड़ित है और पुलिस उसके घर में जाकर अगर वो महिला ये बोल रही कि पीड़ित पुलिस ने उसके साथ मारपीट करी, तो अफसोसजनक बात है। और ये सरकार बहुत सचेत है और महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं पूरे प्रदेश में, लेकिन अगर जब ऐसी घटना कोई सामने आती है तो उस पर मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं कोई भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे कोई भी पार्टी है, या हम कहें कि महिला आयोग, सभी लोग इसको संज्ञान सबने लिया है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के 7 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल के लिए अलर्ट जारी किया गया। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। उत्तरकाशी में सुबह से तेज बारिश जारी है और धुंध छाई हुई है। बारिश के धराली में राहत बचाव कार्य भी बाधित है और गंगोत्री हाईवे पर मार्ग खोलने का काम रोका गया। आपको बता दें, धराली आपदा के बाद से गंगोत्री हाईवे 11 दिनों से बंद है। सुबह से नेताला के पास भी हाईवे बंद है। गंगोत्री हाईवे बंद होने से हर्षिल घाटी के 8 गांव समेत सेना को भारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। धराली आपदा के बाद से उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे डबरानी के पास भी बंद है। डबरानी के पास हाईवे पिछले 10 दिनों से बंद है। हाईवे कई जगहों पर वॉशआउट हो चुका है। एक स्थान पर 200 मीटर तक की रोड का कुछ पता नहीं और ऐसे में सड़क को बनाने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। डीएम का कहना है कि अगले 2 दिन में हाईवे खुल जाएगा। कल जब मैं वहाँ बैठा था उनके साथ तो 2 दिन उन्होंने बताया कि उसको हमारा थ्रू करने में लगेगा। हाँ, रोड को एक प्रॉपर शेप देना वो एक लेंदी काम रहेगा, परंतु उसको मोटरेबल करके उस पर यातायात को शुरू कर देने की स्थिति 2 दिन में डबरानी में आ जाएगी। धरालसू के पास भी लैंडस्लाइड हुआ गंगोत्री हाईवे पर ही, जिसकी वजह से यहां भी सड़क बाधित हुई है। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क कट गया है। हाईवे बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियां भी फंस गई। बीआरओ की मशीन मार्ग खोलने में जुटी है। उधर चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पीपलकोटी के पास बंद हो गया। लगातार हो रही बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने से रोड बंद हो गई। सड़क के दोनों तरफ यात्री फंस गए। मलबा हटाने का काम चल रहा है। सर, रोड का नामो निशान नहीं है, काफी टाइम लग जाएगा इधर। उधर शुक्रवार की शाम पति और पत्नी एक नदी को पार कर रहे थे और इसी दौरान तेज धार की चपेट में आ गए।
ये नदी गंगा में मिलती है। पानी के साथ बहते हुए दंपति गंगा में लापता हो गए। सूचना पर पति पत्नी की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलवाया गया, लेकिन अब तक इनका पता नहीं चल पाया। पुलिस, एसडीआरएफ सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड के लिवाड़ी गांव में ग्रामीण नदी के उफनते बहाव के बीच लकड़ी के पुल की मदद से आवाजाही को मजबूर हैं। हालात ऐसे बन गए कि कभी भी पुल नदी के तेज बहाव में बह सकता है, लेकिन गांव वालों के पास कोई विकल्प नहीं है। बारिश के मौसम में लिवाड़ी गांव के ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर चमोली के कर्णप्रयाग के सुभाष नगर में गुरुवार रात को बारिश के बाद एक जर्जर भवन अचानक ही ढह गया। गनीमत रही कि इस दौरान मकान के अंदर कोई था नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों का कहना है कि कर्णप्रयाग नगर के बहुगुणा नगर और सुभाष नगर के इलाके में भूधसाव लगातार जारी है, जिससे इलाके में डर है। बद्रीनाथ धाम में भी कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। तीर्थ यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। मुख्य पुजारी रावल ने भगवान नारायण की विशेष पूजा अर्चना की, उनका अभिषेक किया। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया और भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की गई। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने ध्वजारोहण किया और आजादी में हिस्सा लेने वाले क्रांतिकारियों को नमन किया। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। अगर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।